नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीकली शो में जहाँ पे हम सुनील सर के साथ डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं और पिछले हफ्ते बाजार में क्या-क्या हुआ। अगर हम देखें ध्यान से तो लास्ट वीक वीकली रिटर्न के हिसाब से आपको मार्केट में अच्छी चीज़ें दिखी लेकिन मूड खराब था। कई बार उसने कोशिश की कि वो 26,000 के ऊपर जाके टिक नहीं पाया। बिहार इलेक्शंस वो था प्रदर्शन था इंडिया का। स्टिल मार्केट उस दिन काउंटिंग हो रही थी। मार्केट नीचे था। आखिरी में जब थोड़ा-सा वीक बंद हुआ, यानी नॉन इवेंट है, हर नॉन इवेंट उसका कोई स्टेक मार्केट या इकोनॉमी में नहीं है और करंट गवर्नमेंट ही कंटिन्यू हो गई तो इसलिए उसको मार्केट ने बहुत सीरियसली नहीं लिया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझना ज़रूरी है जिससे कि हम नेक्स्ट वीक को डिकोड कर सकें। तो सुनील सर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सर बहुत-बहुत स्वागत है और नमस्कार। लास्ट वीक हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि मार्केट किस तरह चल रहा है। इस बीच जो माइकल बरी साहब ने अपना एक फंड ही बंद कर दिया, वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हुँ। इधर इंडियन मार्केट में भी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। मतलब जैसा ना कि कोई चीज़ फँस गई हो, अब उसको किसी एक बहुत बड़े ट्रिगर का इंतज़ार है या कोई जैसा ना कहते हैं कि कोई छाया चल रही है इसके ऊपर कि बढ़ने नहीं दूँगा मैं कुछ भी कर लो तुम। तो हुँ, क्या हो क्या रहा है सर? ये और 3 क्वेश्चन है मेरे मन में हुँ। जो हम आपसे पूछना चाहते हैं और वो ये 3 क्वेश्चन्स हैं कि इस मार्केट में रिस्क रिवार्ड कैसा है? क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं जो इस समय में चाहिए? और पिछला हफ्ता कैसा रहा या पास्ट में कैसी-कैसी चीज़ें हो रही? तो ये आप हमें सर एक्सप्लेन करिए। हुँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये रिस्क रिवॉर्ड की बात है कि मैं एक्चुअली कहूँगा कि मार्केट में रिस्क भी बहुत कम है और रिवॉर्ड भी बहुत कम है। ये ओके? इंटरेस्टिंग बात है सर। हाँ। तो मेरी कारण क्या कह रहा हूँ मैं कि सब खबर अच्छी है डोमेस्टिकली, स्वीट स्पॉट में हुँ, है हम। इवन इलेक्शन की हुँ, रिज़ल्ट ने बहुत पॉज़िटिव हुँ, सपोर्ट दे दिया है और इन्फ्लेशन के आंकड़े ने भी सपोर्ट दिया है। तो और सीपीआई जो भी अपने जनरल इकोनॉमी के आंकड़े हैं, फेस्टिवल सीज़न की सेल्स सब कुछ है। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक फ्लोज़ भी देखें, म्यूचुअल फंड के फ्लोज़ के नंबर मानते हैं कि 20% गिरावट था, बट मेरा मानना है कि हम कह रहे हैं कि 35,000 से 25,000 गिर गया, मगर 25,000 फ्रेश कैश आया है, यह भी याद याद रखना है। ऐसा नहीं है कि पैसा बाहर जा रहा है, पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स। तो एडिशनल 25,000 करोड़ और मेरे ख्याल में हाइब्रिड को जोड़ेंगे तो और 10,000 35,000 करोड़ एडिशनल पैसा निवेशक ने दिया है म्यूचुअल फंड मैनेजर को खरीदने के लिए। तो सभी चीज पॉजिटिव है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिस्क ज्यादा नहीं है, क्योंकि गिरावट के लिए मौका ही नहीं बनेगा, क्योंकि फंड मैनेजर के पास इतना पैसा है तो कहीं पे हुँ, शार्प गिरावट आएगी उसको जाके खरीदारी कर लेंगे, राइट। मगर रिवॉर्ड भी कम है, क्योंकि बढ़त के लिए हमें इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए एफआई की फॉरेन हैंड की जो बात होती थी पहले, फॉरेन हैंड की जरूरत है। क्योंकि हम जैसे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, ओवरऑल ये आजकल की बात नहीं है, ये कुछ समय से हुँ, हो रहा है बात, और ये चीज से निकलना होगा तो वहीं पे हमें ध्यान देना होगा। तो जैसे आपने इस स्लाइड में देख रहा है, देखिए एक साल में क्या हुआ है। ये एक साल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक साल है, लास्ट सितंबर को एफआईएस ने बेचना शुरू किया, तो आज हुँ, करीबन समझिए कि एक साल एफआई का सेलिंग। तो इस ग्राफ क्या वो दिख रहा है क्या कि इमर्जिंग मार्केट रिटर्न में इंडिया का, एमएससीआई इंडिया, तो ये डॉलर का रिटर्न है, याद रखिए, हुँ, डॉलर का रिटर्न में इंडिया का है 1% रिटर्न। तो बाकी के देखे कहीं कहां पे है। तो दो बात इसमें सामने आती है कि एक, हमें समझना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट ने रिटर्न क्यों ऐसा दिया, बट सेकंड बात है कि एफआईएस ने आप सबको पता है कि बेचा है, वो डेटा बाद में आएगा, बट हुँ, अब आपको पता लग रहा है कि खास करके उन्होंने बेच के कितना अच्छा एक डिसीजन लिया कि मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग मार्केट से उन्होंने पैसा निकाला। तो बात यह है कि उनकी निकालने की डिसीजन ने ही गिराया था एक तरफ, मगर दूसरा कोई सॉलिड कारण था एक साल पहले ही उनके पास, जिसके कारण उन्हें बेचना शुरू किया। तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। और अगर अगले स्लाइड में जाएंगे तो मैं वाईटीडी की बात करता हूँ, क्योंकि वाईटीडी में क्या हुआ है कि आपको एक इंडिया का रिटर्न भी देखिए, तो 4% आ गया है, यानी सुधार आ गया है। फ्रॉम 1 ईयर का नेगेटिव पॉजिटिव 1% था, वाईटीडी का जनवरी से इट्स 4%, यानी सुधार आ रहा है। बट इवन देन खास करके क्या हो रहा है कि इमर्जिंग मार्केट के अंदर आप देखें तो चीन, साउथ कोरिया, ताइवान, इनके रिटर्न्स देखिए कैसा भयंकर रहे। साउथ कोरिया का 64% रिटर्न वाईटीडी,
राइट। तो नेचुरली इससे बनता क्या है कि इंडिया मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग मार्केट रही है। और अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि इंडियन इक्विटीज टोटल इमर्जिंग मार्केट पैक को ले लो, इंडिया खाली एशिया नहीं आता है, वो पूरे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ये सब होते हैं। 27 परसेंटेज पॉइंट्स का अंडर परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट का रहा है। दैट गैप अब दिख रहा है, 27 पीपी लिखा है। और ये 27% जो है हिस्ट्री में कंपेयर करें तो अगले स्लाइड में देखेगा कि ये 2 दशक में 20 इयर्स में वर्स्ट अंडर परफॉर्मेंस रहा है। 93 में हुआ था ऐसा। यस। तो इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस, राइट। एंड मान लीजिए इन सब में हम कंटिन्यूसली क्या कहते आ रहे हैं, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। बट स्टॉक मार्केट में हमारा अंडर परफॉर्मेंस 2 दशक में कंपेयर टू, यानी किसी ने इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाया तो इंडिया से उसको नाराजगी ही मिली है फ्रॉम FII पर्सपेक्टिव। और इसके कारण अभी ढूंढने शुरू करते हैं। तो अगले स्लाइड में जाएंगे कि इंडिया का अर्निंग्स रिविजन। अब ये क्या है, ये एक्चुअल अर्निंग्स नहीं है, इसको शुरुआत जनवरी ऑफ दिस ईयर में 100 में किया है जो भी अर्निंग्स था। और हम कह रहे हैं कि हर क्वार्टर अर्निंग्स इंप्रूव हो रहा है, नहीं। 100 को अगर जनवरी 24 का अर्निंग्स रखे तो सीधे डाउन टर्न में ही चल रहा है। तो हमें क्या हो रहा है कि हम अर्निंग्स को देख रहे हैं, एक बार कह रहे हाई सिंगल डिजिट है, ये है वो है, बगर एज अ क्यू ऑन क्यू कंटिन्यूअस अर्निंग्स गिरते रहे हैं। और इसका कारण मैं बाद में बताता हूँ आपको, आपके लिए ये ले लेंगे, पर इसका वन ऑफ द मेन कारण मैं बाद में बताता हूँ, आपके लिए वो सीक्रेट रहने दीजिए, क्योंकि फ्यूचर के आने तक के बारे में बात करेंगे। मगर ये अर्निंग रिविजन डाउनग्रेड के कारण ही क्या हुआ है, आप देखें तो हमारी वैल्यूएशन अगले स्लाइड में दिखेगा। इस स्लाइड में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। ये है इमर्जिंग मार्केट की ट्रेलिंग पी वैल्यूएशन, ओके। और इसमें 3 आप देख सकते हैं, एक रेड डॉट वाला लाइन दिखता है आपको, फिर हर एक रेड डॉट के ऊपर एक लाइन, नीचे लाइन। तो कुछ नहीं, ये रेड डॉट है करंट वैल्यूएशन उस देश का, और वो है हाई लो लास्ट 10 इयर्स का हाईएस्ट पी रेशियो और लास्ट 10 इयर्स का लोएस्ट पी रेशियो। तो फर्स्ट इंडिया में आ रहा है, क्या है फर्स्ट थिंग, रेड डॉट में इंडिया सबसे महंगी मार्केट है, क्योंकि हमारा रेट बाकी रेट से ऊपर है। सेकंड, सभी देश के कंपैरिजन में लास्ट 10 ईयर हाई के सबसे नजदीक हमारी वैल्यूएशन है। हमारे देश के हाई लो में 52 वीक हाई लो की बात करते हैं, ये 10 साल की हाई लो है। हम आज हमारे 10 साल की हाई लो के हाई के नजदीक ट्रेड हो रहे हैं, राइट। वेयरएज बाकी देश सब देखिए एट ए हाई लेवल कंपेयर करते इंडिया की तरह थे एट सम लेवल्स, बट आज सब अपने हाई से, एक्सेप्ट फॉर ताइवान इज एट इट्स 10 ईयर हाई, नेक्स्ट टू इंडिया ताइवान है सेकंड, बट बाकी सब देश थे, और चाइना और चेक रिपब्लिक भी है, एक आध देश है, मगर ज्यादातर देश आज अपने हाई वैल्यूएशन से कम में ट्रेड कर रहे हैं। हम ना ही मोस्ट महंगे मार्केट है, हम ऑल्सो हमारी मोस्ट महंगी लेवल के नजदीक है। इंपॉर्टेंट। इसका भी राज क्या है वो बाद में बताते हैं, और नहीं तो बता दूंगा भाई। इसका राज है कि अर्निंग्स की डाउनग्रेड हो रही है, फिर भी DIS ने खरीद कर वैल्यूएशन को गिरने नहीं दिया। करेक्ट। तो सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आया, पिछली प्लेट से चलते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि अर्निंग लगातार गिरी, अब ये हल्की सी फ्लैट हुई है। तो क्वेश्चन ये कि लोगों को देख लीजिए आपकी एकदम अर्निंग हमारी नीचे है, तो या तो अर्निंग बढ़े या मार्केट करेक्ट हो, तब जाके लेवल बनेगा। करेक्ट। क्योंकि एकदम हाई वैल्यूएशन, मतलब इतनी कम अर्निंग हमारी आ रही है, इसलिए हमारा वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया है। तो या तो अर्निंग बढ़ जाए या वैल्यूएशन नीचे आ जाए। तो आपके जो राज है उसमें ये क्वेश्चन भी होगा, मेरे ख्याल में इसका जवाब भी होगा। इसका जवाब भी होगा, मगर एक चीज हमें याद रखने की जरूरत है कि फंड मैनेजर के पास उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हाथ से निकल गया है,
बाय द रिटेल निवेशक। सर ये बात आप आज बड़ी बोल रहे हैं, मुझे एक्सप्लेन करिए नहीं, ये। डोमेस्टिक फंड मैनेजर को आज अर्निंग्स के बेसिस पे मैं किसी स्टॉक को महंगी समझ के नहीं खरीदूंगा, ऐसी हालत बहुत मुश्किल से आ सकती है, क्योंकि पैसा है, उनको डालना ही है। तो वो अर्निंग्स को डाउनग्रेड देखते हुए भी फिर भी खरीदारी कर रहा है, क्योंकि पैसा है, निवेशक ने दिया। और वो ये नहीं कह सकता निवेशक से मेरे को पैसा मत दो, इंडिया का अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रहा है, पैसा मत दो। किसकी हिम्मत है वो कहने की बात? कितने फंड, कुछ स्मॉल कैप फंड ने थोड़ा इन्फ्लोस कम किया था कुछ महीनों पहले, बट ओवरऑल हाँ। मार्केट में किसी की हिम्मत नहीं है रिटेल निवेशक को कहे कि अब इंडिया की अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल चल रही है, तो आप पैसा मत दीजिए, मैं उस स्टॉक को महंगी में खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि अर्निंग्स गिर रही है, प्राइस नहीं गिर रही है, पी रेशियो का। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास चॉइस नहीं है, वो विद इन दैट रिलेटिवली जिसमें मुझे अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन कम दिख रहा है उसको खरीद रहा हूं। और इसीलिए मार्केट में क्या हो रहा है फिर भी कि कभी भी एक ग्रोथ का इंपेटस एक सेक्टर में आता है, जैसे जीएसटी के कारण कंजम्पशन में, वो तुरंत उसके पीछे भागते हैं, क्योंकि एटलीस्ट देयर द फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ इसको जस्टिफाई करेगी। तो ये एक मैं मुसीबत नहीं कहूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली रिटेल निवेशक ने पैसा दिया तो उसको भी भयंकर करेक्शन आने से वो नाराज हो सकता है। तो ये खरीदारी उसको भी थोड़ी मानसिक संतुलन देती है कि आप टिके रहो भैया, एफआईएस बिक रहे हैं फिर भी हमारी मार्केट नहीं गिर रही है। तो ये नाइफ कट्स बोथ वेज दे कहते हैं ना। मगर ये मैं समझिए कि हमारी वैल्यूएशन क्यों लाइफ टाइम हाई के करीब है, बिकॉज अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रहा है, बट हम उसको गिरने नहीं दे रहे हैं टू लुक मैच द अर्निंग डाउनग्रेड। सो दैट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट, हमारी जो सिचुएशन है। और इसीलिए अब पता लग रहा है आपको कि क्यों एफआईएस ने बेचा, बिकॉज अर्निंग्स तो डाउनग्रेड हो रहा है और बाकी देश में तो अर्निंग्स की अपग्रेड हो रही है, तो उन्होंने डिसीजन उधर पैसा डाला, तो रिटर्न भी आपने देखा। इंडिया का 27 परसेंटेज पॉइंट्स का अंडर परफॉर्मेंस है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट ओवरऑल। राइट। तो इसीलिए उन्होंने एक साल में $30 बिलियन इंडिया से निकाला और इस ईयर टू डेट में $16 बिलियन इंडिया से निकाला। अब कौन उनसे आर्ग्यू कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा हमने निकाला, देखिए हमने बचाया। हम एफआई कह रहे हैं कि उनके इन्वेस्टर का पैसा उन्हें बचाया बाय पुलिंग आउट ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली राइट सर, राइट। तो इंटरेस्टिंग ये हालत ये है। तो अब आगे बढ़ेंगे अगले स्लाइड में। तो ये है वो 4 मार्केट जहां पे दिखाया मैंने, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान। आप देख रहे हैं कि इंडिया का फ्लो सबसे कम है, वेरी लो, बाकी के कंपैरिजन में बहुत कम है। और फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके कारण ही इंडिया का फॉरेन ओनरशिप आज मल्टी ईयर लो पे है। बीएसई 200 का लीजिए या बीएसई 500 टोटल एक्सचेंज का लीजिए, नेचुरली टोटल एक्सचेंज में उनका शेयर कम होगा, बिकॉज छोटे मोटे शेयर वो ज्यादा खरीदते नहीं है। ओके। और सेकंड इज बीएसई 200 में जो इंडियन कंपनीज का फॉरेन शेयर होल्डिंग है उसको भी इंक्लूड किया गया, एडीआर्स में जो निवेश करते हैं, इसलिए वो नंबर थोड़ा हाई दिख रहा है और ये नंबर थोड़ा कम। मगर ये चीज के कारण ही आज फॉरेन ओनरशिप एक मल्टी ईयर लो पे है इन टर्म्स ऑफ इंडियन इक्विटीज। ओके। तो अब इस स्लाइड पे चलिए, कम बैक प्लीज। ओके। अब ये बात है पुरानी बातें, यानी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इतनी इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग देश के कारण होने के बाद भी एफआईएस ने क्यों बेचा, बिकॉज हमारी एक्चुअल अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रही थी। सेकेंड चीज थी कि मगर वैल्यूएशंस गिर नहीं रहे थे बिकॉज डीआईएस खरीद रहे थे। तो अभी मेरे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा क्या वैल्यूएशन ठीक होगा इसलिए क्योंकि या तो अर्निंग बढ़ेगी या मार्केट गिरेगा? इसका जवाब अब मिलेगा मेरे ख्याल में अगली स्लाइड में। नहीं, डेफिनेटली मिलेगा। और जैसे मैंने कहा पहले स्लाइड में ही मैंने कहा था आपको कि रिस्क कम है, क्योंकि डीआई का फ्लो तो कम नहीं हो रहा है, डीआई की खरीदारी तो है। तो मेरे ख्याल में
ग्रोथ की वापसी ही हमारे मार्केट को आगे बढ़ा सकती है, और वो ग्रोथ की वापसी दिख रही है। ये एक अच्छी खबर मैं दे देता हूं आपको, राइट। तो अब फ्यूचर में मैं इसके बावजूद कि इंडिया मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग मार्केट रहा है, मेरी उम्मीद है कि ये एक फ्लेक्स पॉइंट है, एक क्रॉसओवर पॉइंट है। इसके बाद मार्केट ऊपर बढ़ेगी, उसके कारण मैं बताने का अभी कोशिश करता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज है कि क्रेडिट ग्रोथ की वापसी। एक कारण जो था अपनी अर्निंग्स ग्रोथ की डिक्लाइन, वो डिक्लाइन था क्रेडिट का डिक्लाइन। ओके, अब वो क्रेडिट ग्रोथ की जो वापसी दिख रही है अभी कंसिस्टेंटली 11.5%, वो नेचुरली क्रेडिट का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, राइट। क्योंकि 1 रुपया दिया तो उसमें 70% क्रेडिट रेशियो, डिपॉजिट 1 रुपया आया, 70% लैंड होगा, फिर वो 70% वापस घूम के फिर के बैंकिंग सिस्टम में आएगा, उस 70% का 70% वापस लैंड होगा, यानी 50%, 7 7 49, उस 49 का वापस घूम के आएगा। तो एक क्रेडिट का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। तो वन ऑफ द रीजन हमारी अर्निंग्स ग्रोथ की डिक्लाइन के पीछे था क्रेडिट ग्रोथ का स्लो डाउन, जो अब जीएसटी के कट के साथ, आरबीआई की रेट कट के साथ, कंजम्पशन की ईएमआई लैंड ग्रोथ और कैपेक्स ग्रोथ की शुरुआत हमें एक पॉजिटिव टेरिटरी में निकल रही। तो ये आने वाले दिन की ग्रोथ के लिए एक अच्छी खबर है, नंबर 1। नंबर 2 देखें तो इंडिया का प्रॉफिट ग्रोथ भी इस क्वार्टर की प्रॉफिट ग्रोथ के कंपेयर करने से, ये मैंने गोल्डमैन सैक्स का एक प्रेजेंटेशन से लिया है, कि वो मान रहे हैं कि अगले साल हमारे इस साल करीबन एवरेज 10 ईयर का एवरेज रहा है 13%, पर इस साल 10% गिर गया, वही था स्लो डाउन, ओके। बट अगले साल 14% को बाउंस बैक होने की एक ये दिख रही है, बिकॉज ऑफ द जीएसटी कट, बिकॉज ऑफ द रेट कट बाय आरबीआई, बिकॉज ऑफ द प्राइवेट कैपेक्स की धीरे धीरे पिकअप दिख रही है। ये सब चीज के कारण अगले साल उम्मीद है कि 14% ग्रोथ आएगी। So from a 10% level to 14% growth level, it's a 40% rise in the growth. कोई याद रखिए, तो वो एक फ्यूचर के लिए अच्छी खबर है। नेक्स्ट, इसमें देखने की जरूरत है कि ये अब आते हैं दूसरी चीज जिसने हमारी अर्निंग्स ग्रोथ को डिक्लाइन में डाला है, वो है नॉमिनल जीडीपी। क्योंकि क्या सर अभी तो आया 0.25% सीपीआई, वो अभी तो नेक्स्ट और गिरे। नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में है वो भी। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हम देख रहे हैं कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड है, मगर वो रियल जीडीपी के आंकड़े से हम बता रहे हैं। अब पिछली क्वार्टर की बात मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछली क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ था 7.8%, राइट। सब लोग ने तालियां तालियां बजाई, मगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वाज ओनली 8.8%। करेक्ट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये नॉमिनल जीडीपी की वापसी जरूरी है, बिकॉज वो जो इन्फ्लेशन का कंपोनेंट होता है वही कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट लाती है, और इंडिया का कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन ट्रेंड, राइट, जो देखेंगे आप नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं आपको डब्ल्यूपीआई की डेटा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के लिए डब्ल्यूपीआई ही इंपॉर्टेंट है, नॉट सीपीआई। देखिए यहां पर लास्ट ईयर नवंबर में से 2% लेकर आज इस महीने और होलसेल इंडेक्स इज नेगेटिव। So wholesale price index is what matters for corporate India, for the companies to benefit. तो one of the reasons for the slowdown, जो अपने अर्निंग्स ग्रोथ का स्लोडाउन दिखाया मैंने, उसका आंसर है कि हमारी इन्फ्लेशन जो कंटिन्यूसली घट रही है वो स्टॉक मार्केट की कंपनीज के लिए अच्छी खबर नहीं है, वो रेट कट के लिए अच्छी खबर है, मगर अर्निंग्स ग्रोथ के लिए अच्छी खबर नहीं है, बिकॉज अर्निंग्स कोरिलेट होती है नॉमिनल जीडीपी से। और पिछले क्वार्टर में भी देखा नॉमिनल जीडीपी का खाली 8.8, वेरएज इस साल के बजट में निर्मला जी ने 9.9% का प्रोजेक्शन लिया है, बट एक्चुअल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी उतनी नहीं बढ़ रही है, बिकॉज इन्फ्लेशन डाउन है। तो ये
एक तरह से ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों हमारी स्टॉक मार्केट की अर्निंग्स ग्रोथ डिक्लाइनिंग ट्रेंड में थी, बिकॉज इन्फ्लेशन घट रही थी। बट एट द सेम टाइम फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि ये वापस एक डिसेंट इन्फ्लेशन हो जाएगी। ये लो सिचुएशन को कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, मगर क्या है कि मार्केट पार्टिसिपेंट चाहते हैं कि ये लो हो जाए ताकि आरबीआई रेट कट करे। मगर रेट कट आएगा तो डेफिनेटली आपको मार्केट के लिए एक अच्छा रुझान होगा, रिटेल निवेशक को जो भी है खरीदने के लिए, मगर अर्निंग्स ग्रोथ के लिए अच्छी खबर नहीं है वो। तो सर ये इवन सरकार री इन्फ्लेशन करना चाहती है, इसीलिए आरबीआई बहुत पैसा डाल रही है, जीएसटी कट हो रहा है कि इन्फ्लेशन क्रिएट हो थोड़ा, लेकिन हो ही नहीं रहा है वो तो yes. मतलब इससे ऐसा लगता है मैकेनिज्म ऐसा बन गया है कि एक रेट कट चाहिए मुझे, पहले करके दो फिर देखेंगे री इन्फ्लेशन होता है कि नहीं होता है, विच इज नॉट गुड। अभी तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के नंबर्स इतने कमजोर है कि इस अभी सेकंड क्वार्टर की जीडीपी आने वाली होगी 1-2 महीने बाद, तो उसमें तो फिर और कम आएगा नॉमिनल सर। वही है, दैट इज ओनली थिंग। तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये इन्फ्लेशन को वापस ऊपर जाना होगा टू अ डिसेंट लेवल। तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट राइडर दैट वी हैव फ्यूचर ग्रोथ के लिए। नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, तभी हम वो 14% का ईपीएस ग्रोथ अचीव कर सकेंगे। ठीक है, राइट। मगर गोल्डमैन सैक्स का जो रिपोर्ट मैंने पढ़ा उसमें ये चीज है। सेकेंड चीज इंडियन मार्केट के लिए आते हैं, ये अर्निंग्स ग्रोथ की बात हो गई। मार्केट के लिए क्या है कि अल्टीमेटली देखिए, आपने देखा चाइना का कैसा रिटर्न था, ताइवान का कैसा था, साउथ कोरिया का कैसा था, ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट का भी अच्छा था। उसका कारण है कि यूएस में क्या हो रहा है कि एक एक आईआई रिलेटेड मैग 7 स्टॉक्स यूएस स्टॉक्स को इतना बढ़ा दिया कि थोड़ा बहुत पैसा बाहर आने लगा है। ओके, और इसीलिए मैं यहाँ पे जो वॉरेन बुफे रेशियो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसका लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ एज ऑफ अक्टूबर, कि ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो आज 223% पहुंच गई है यूएस का। सर ये तो बहुत खतरनाक वार्निंग सिग्नल है। करेक्ट। तो मगर एक चीज है कि पीपल अपना डीरिस्क करेंगे अपने को यूएस मार्केट से, और इमर्जिंग मार्केट के लिए फ्लोस बढ़ सकती है, स्पेशली इफ देयर इज अ रेट कट इन द फेड, बिकॉज अगर वो होता है तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। सर वो तो होना है, क्योंकि जो शटडाउन की वजह से डेटा नहीं आया, और अब व्हाइट हाउस ने कह दिया वो डेटा आएगा ही नहीं अक्टूबर का, अब सीधे नवंबर में आएगा डेटा, नवंबर डेटा दिसंबर में आएगा, और उसी दिन में उनकी पॉलिसी अनाउंस होगी। और तो जो एक हमने चैलेंजर रिपोर्ट देखी थी उसके हिसाब से तो जॉब डेटा बहुत ही खराब है। तो इसका ये मतलब हुआ कि फेड एक रेट कट और करेगा, तो आपकी वाली थ्योरी सही हो जाएगी, उधर रेट कट भी होगा, बुफे का रेशियो भी बहुत ऊपर है, तो भैया थोड़ा सा डिरिस्क करो, इधर पैसे लेके आओ, जो कि हाईली अंडर परफॉर्मेंस मार्केट है इंडिया। करेक्ट। तो अब आते हैं और एक चीज के ऊपर, इसके हिसाब से ये वैल्यूएशन की बात। करेक्ट, ऑलरेडी मैंने दिखाया आपको कि वैल्यूएशन बहुत महंगी है, मगर मैंने फिर भी कुछ 2-3 हफ्ते पहले कहा था कि एफआईएस खाली पीई रेशियो को नहीं देखते हैं, वो पीजी को देखते हैं। राइट। ओके, वो एक बात है, वो अगले स्लाइड में मैं पीजी डिस्कस करता हूं, पर उसके पहले इसी टेबल इसी चार्ट में नीचे आई है कि इंडिया का जो मार्केट की अंडर परफॉर्मेंस रही है, उसके कारण हमारी प्रीमियम, रिलेटिव प्रीमियम की बात कर रहे हैं अभी, इंडिया प्रीमियम वर्सेस इमर्जिंग मार्केट प्रीमियम, हमारा पीक था 90%, राइट। हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज है 35%, अब हम ट्रेड कर रहे हैं 45%। यस। तो वी आर क्लोज टू अवर लॉन्ग टर्म एवरेज इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रीमियम। तो अगर वो बात करें तो ऐसे लेवल ऑफ प्रीमियम में इंडियन मार्केट हैज आउट परफॉर्म्ड द एशिया मार्केट ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months। राइट। तो ये एक पॉजिटिव खबर है कि हिस्टोरिकली जब भी हम 45% प्रीमियम तक गिर गए थे, फ्रॉम 90 to 45, तब अगले 12 months में we have outperformed the other Asian market, means our premium would have gone up back. So in that sense वक्त सही है for that to happen,
बट सेकंड बात है पीजी रेशियो। अब यहाँ पे है, इसको थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। इसमें 3 ग्राफ है, निफ्टी है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 बीच में है और निफ्टी मिड कैप 100 एक्सट्रीम राइट में है। ओके, और रेड में जो दिख रहा है वो एक्चुअल पी रेशियो है। तो निफ्टी का है 21x, स्मॉल कैप का है 28x, मिड कैप का है 27x। तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप महंगी लग रही है कंपेयर टू लार्ज कैप। यस, बट पीजी रेशियो देखिए तो लार्ज कैप का है 1.5, स्मॉल कैप का 1.3 और मिड कैप का 1.1। यस, क्योंकि हायर ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड। इस क्वार्टर के अर्निंग्स भी सीजन देखे तो मिड कैप की अर्निंग्स हैव बीन द बेस्ट, इसलिए ऑन अ पी रेशियो मिड कैप इज ओनली 1.1x। तो उस बेसिस पे अर्निंग्स ग्रोथ की रिवाइवल मिड कैप और स्मॉल कैप में आकर आपको रिवाइवल दिखा सकती है मार्केट में। बिकॉज दैट्स व्हाई आई सेड इंडिया का एक ही सॉल्यूशन है ग्रोथ, एक ही सॉल्यूशन है ग्रोथ। तो सर इससे तो हमारे दर्शकों को ये भी इशारा मिल रहा है कि मिड कैप में नजर रखो, उधर पीजी रेशियो ठीक है तो वहां ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यस, अनडाउटेडली। बिकॉज इसमें 2 चीज होंगे। 1 मिनट वापस उसमें आ जाइए, 1 मिनट मैं बताता हूँ आपको क्या होता है ना। देखिए कि एक चीज है इस सब के ऊपर जो मैंने पहले भी बताया था कि जब टैरिफ का सुलझाव होगा 1 साल के अंदर तो हो जाएगा, तो एफआईएस की वापसी होगी और वो आके लार्ज कैप खरीदेंगे, ज्यादातर लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप। और आप सोचेंगे अरे लार्ज कैप भी बढ़ेगा, नहीं भैया, क्योंकि 1 साल से डोमेस्टिक फंड मैनेजर ने लार्ज कैप को ही खरीदा है। तो वो जब आके लार्ज कैप खरीदेंगे, ये वही लार्ज कैप को उनको बेचकर प्रॉफिट बुक करके उसको मिड एंड स्मॉल कैप में डाइवर्ट करेंगे। ओके, तो ये मत समझिए कि एफआई आएगा तो और भी लार्ज कैप और बढ़ेगी, नहीं। डोमेस्टिक फंड मैनेजर भी अपना रोटेशन करेंगे उसका उधर जो भी उसको, बिकॉज वो खरीदेंगे तो कुछ महंगी लगेगी तो उसको बेचेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे और उसको रोटेट करेंगे इनटू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो इसलिए मेरा मानना है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स डिस्पाइट द हायर पी रेशियो हैव अ ग्रेटर स्कोप फॉर गिविंग बेटर रिटर्न्स। सर मेरा एक सवाल है कि इस समय मिड एंड स्मॉल कैप फंड आदमी खरीदे कि फ्लेक्सी कैप खरीदे? नॉट फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप करके एक कैटेगरी है। मल्टी कैप इज बेटर आइडिया। 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप कंपलसरी है। ओके, और बाकी का 25% कहीं पे भी जा सकता है, फंड मैनेजर की इच्छा। तो 50% मिड कैप में हो जाएगा जब ये वाला गेम बनेगा। हाँ, तो ऑफ और कोर्स बाकी का रिटर्न तो बढ़िया फंड होगा। मैनेजर टिल्ट भी करेगा। आज शायद उसकी 25%, आज शायद 35-40% लार्ज कैप में रख रहा होगा, मगर कल वैसे ही स्थिति बदलती है, उसी 35-45% को मिड एंड स्मॉल कैप में डाइवर्ट कर देगा। ओके, तो मल्टी कैप इज अ गुड आइडिया। देखो कॉल मिल गई आप लोगों को कि मल्टी कैप में ध्यान रखो। तो अब सर आते अभी एक चीज मुझे कहता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर की चाल। तो अब ये स्लाइड में क्या मैं दिखा रहा हूं आपको कि सितंबर अक्टूबर टॉप म्यूचुअल फंड्स का कैश बैलेंसेस। ओके, मैं इंडिविजुअली कैश बैलेंस को नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूं, मगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली सितंबर से अक्टूबर में ज्यादा बदलाव नहीं है कैश बैलेंस में। राइट। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड मैनेजर भी कैश हाथ में रख रहे हैं ओवर दीज 2 मंथ्स। वो अगले स्लाइड में आपको दिखेगा, ये कैश होल्डिंग्स हुआ। अगले स्लाइड में दिखेगा आपको वो एक्चुअल बाइंग। तो क्या इसमें होता है कि एक ट्रेंड होता है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का कि हर बार क्वार्टर एंड में वो कैश बैलेंस को बढ़ाते हैं, यानी अपना बाइंग को कम कराते हैं, क्योंकि नई अर्निंग सीजन की शुरुआत में वो कैश लेकर बैठते हैं और देखते हैं कि अर्निंग्स कैसे बढ़ती है और उस खरीदारी के लिए कैश रखकर खरीदते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे ऑलवेज उस क्वार्टर एंड में थोड़ा कैश, उनकी बाइंग गिरेगी। ये बाइंग का चार्ट है। तो इसलिए इस सितंबर एंड अक्टूबर में देखिए, क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत हुई, उन्होंने कैश बैलेंस थोड़ा बढ़ाया था सितंबर में और अक्टूबर में ज्यादा डिप्लॉय नहीं किया,
क्योंकि वो अभी भी आने वाले अर्निंग्स के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे तो क्या है कि खबर शॉर्ट टर्म में भी अच्छी है कि फंड मैनेजर्स भी अपना दिसंबर एंड तक खरीदारी को बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट जो कहा था कि मार्केट में रिस्क कम है, क्योंकि आज फंड मैनेजर का कैश बैलेंस भी हाई है, तो उसको फ्रॉम अक्टूबर मिडिल उन्होंने शुरू किया है स्पेंड करने का, वो दिसंबर एंड तक चलेगा। फिर दिसंबर एंड में वापस वो जनवरी की अर्निंग सीजन के लिए वेट करेंगे। तो अप टू नाउ टिल दिसंबर फंड मैनेजर की बाइंग सपोर्ट इंक्रीज होगी डोमेस्टिक वाले की। तो इसलिए मैंने डाउनसाइड रिस्क मार्केट का ज्यादा नहीं समझता हूं मैं कि ये टाइम फ्रेम है वो जब मिडिल ऑफ द क्वार्टर से वो लास्ट ऑफ द क्वार्टर तक भयंकर खरीदारी करते हैं, क्योंकि अर्निंग्स का क्लैरिटी आ गया। अभी मैंने देखा डेटा तो 2700 कंपनीज का अर्निंग्स आ गया ऑलरेडी। यस, तो अब तो क्लैरिटी है उनके पास, अब खरीदने का वक्त है। तो अगले महीने 1.5 महीने के लिए वो अच्छी खरीदारी करेंगे और फिर वो एंड दिसंबर में वापस अपना कैश बैलेंस को बढ़ाकर जनवरी के अर्निंग सीजन में डाइवर्ट, क्योंकि क्या होता है ना, सेक्टर रोटेशन के लिए वो प्रॉफिट पहले ही बुक कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज आने के बाद प्राइस गिरता है तो उनका मौका चल जाता है हाथ से। तो जहां पे भी अच्छा पैसा बना है क्वार्टर एंड तक, वहां पे वो प्रॉफिट बुक करके कैश में रखते हैं, और वही सेक्टर को वापस खरीदना तो भी करते हैं अगर खबर अच्छी आई, अर्निंग्स अच्छी आई तो, मगर प्रॉफिट बुक पहले कर लेते हैं। तो ये अब से दिसंबर एंड तक मेरा मानना है कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स का बाइंग बढ़ेगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। हाँ, ये है मार्केट डायनामिक्स। थोड़ी टाइम स्पेंड करके, ये लास्ट स्लाइड है भाइयों। तो ये है कि एफआई की बिहेवियर मार्केट डायनामिक्स में क्या दिखाया मैंने कि हर बार जब भी ग्लोबली कुछ इवेंट होता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कोविड ले लो, रशिया यूक्रेन का वॉर ले लो, कुछ भी एक सडन स्लोडाउन ले लो, एनबीएफसी का क्राइसिस डोमेस्टिक ले लो, एफआईएस ऑलवेज उस चीज को शॉर्ट टर्म एफआईएस रिएक्ट करते हैं। और इसमें पहला कॉलम जो है स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइसिस पीरियड, ओके। फिर आता है क्या इवेंट थी उस क्राइसिस के, ओके। फिर ग्रीन वाला जो लाइन दिख रहा है वो कितना बिलियन डॉलर उसने बेचा था। तो फर्स्ट चीज है कि लास्ट में जाएंगे आप देखेंगे कि ये ट्रम्प टैरिफ वॉर वाला कांड में सेकेंड हाईएस्ट एवर सेलिंग ऑफ 25 बिलियन डॉलर्स किया है अब तक। और इसके पहले उन्होंने किया था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हुई थी, 35 बिलियन डॉलर। तो ये एब्सोल्यूट नंबर में आपको भयंकर दिख रहा है, सेकेंड हाईएस्ट एवर सेलिंग। मगर एक चीज आप अगले व्हाइट वाला कॉलम में देखेंगे, मार्केट की साइज के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। पहले जब बेचते थे तो मार्केट 1 ट्रिलियन का था, आज हमारा मार्केट 5 ट्रिलियन का मार्केट है। तो एज अ परसेंटेज अगला ग्रीन कॉलम पे आएंगे, इट्स एज अ परसेंटेज ऑफ द मार्केट कैप कितनी बिकवाली हुई है, और इस बार जो हुआ है खाली आधा % ऑफ द मार्केट कैप। तो नंबर आपको 25 बिलियन भयंकर दिख रहे होंगे, मगर वो हमारे मार्केट कैप का आधा % ही है। बिकॉज मार्केट बढ़ चुकी है 1 ट्रिलियन मार्केट टू 5 ट्रिलियन मार्केट। और फिर अगले कॉलम में देखेंगे इस पीरियड ये सेलिंग के कारण एफआई की ओनरशिप कितनी गिरी है, हार्डली 0.4% भैया, 18.8 to 18.1। तो ये सब खबर आती है कि एफआई बेच रहे, अरे ऐसा प्रोपोर्शन ऑफ द मार्केट इज आधा %। और इफ यू मानते हैं कि एफआईआई 20% ऑफ द मार्केट 18% है, तो इमेजिन कि उनकी होल्डिंग में क्या फर्क आ रहा है, हार्डली एनीथिंग। स्टिल एफआईआई दिग्गज है मार्केट में, राइट। और इस पीरियड में इस बिकवाली के कारण पीक टू बॉटम करेक्शन कितना हुआ, इस बार 18% हुआ। अगर डीआईएस नहीं खरीदते तो और ज्यादा हो सकता था, मगर कंटिन्यूसली डीआईएस ने खरीदारी की, फिर भी उनकी बिकवाली के कारण 18% मार्केट में गिरावट आई, राइट। ये जस्ट दिस करंट इवेंट का हमने डिस्कस किया, बाकी के इवेंट्स के ऊपर है। मगर $1 बिलियन क्वेश्चन क्या है कि कभी भी ये ऐसी कांड होती है, ऐसी सेलिंग होती है, उसके बाद अगले कुछ महीनों में 12 महीने मार्केट की बाउंस बैक भयंकर होती है। तो पिछली बार जब हुआ था अगले 12 मंथ्स में मार्केट का 25% बाउंस बैक हुआ था,
उसके पहले वाले कांड में, कोविड वाले में 98% का बाउंस बैक हुआ था, राइट? तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है कि रिस्क कम है मार्केट में, रिवार्ड की उम्मीद ज्यादा है, कितना वक्त बताएगा, मगर दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट बिकॉज योर रिस्क इज 30 लो। आज रिवॉर्ड कम है बिकॉज एफआईएस वापस नहीं आ रहे हैं। जैसे खबर जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आती है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ठीक ठाक 9.5-10% पे आती है, अर्निंग्स ग्रोथ 14% को रिवाइव होती है, फिर टैरिफ का मसला भी सॉल्व होता है, ट्रेड डील कुछ ना कुछ साइन होती है, और ऐसी चीजों में इंडिया का जो रिलेटिव प्रीमियम है अगेंस्ट इमर्जिंग मार्केट वो हिस्टोरिक 90% हाई से आज 45% तक गिर गई है। तो अगले 12 मंथ्स में ये 45 से 55 या 65 भी चला गया एज अ प्रीमियम, और उसके बाद अर्निंग्स ग्रोथ भी आ गया। सो इट्स प्रीमियम प्लस अर्निंग्स ग्रोथ, तो मार्केट की रिटर्न बहुत बढ़िया होती है। क्या है, कब से होगा, ये है ट्रेड डील साइनिंग, ट्रेड डील साइनिंग। वंस ट्रेड डील साइन हो गया तो एफआईएस लाइन लगाएंगे आने के लिए, और मार्केट फिर उस क्वेश्चन मार्क को एक्चुअल नंबर में ट्रांसलेट होगा। सर आपको आइडिया लग रहा है कुछ कब होगी ट्रेड डील? देखिए, ये खबर अभी भी आ रही है कि बहुत नजदीक है, और इंडिया ने हाथ छोड़ दिया। इंडिया ने बोला कि इसके बाद हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हो गया बात, अब साइन करना है तो करो। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प की सिचुएशन ऐसी है कि वो साइन कर लेगा कुछ ना कुछ, बट कब, माने नवंबर 30 तो अभी बहुत नजदीक है। नवंबर 30 का डेट बहुत चल रहा था, मगर अभी तो हो गया, अभी तो कुछ very few days Sir, left. November 30th. someone told me 19th. November 19th. Yes. Maybe there is. Let's see क्या होता है। Let's see. Because see, the अनंत नागेश्वर ने कहा था कि नवंबर 30 तक हो जाएगा, उनकी जो खबर थी। और देखिए क्या हो गया कि कुछ चीजों के कारण रशियन ऑयल का परसेंटेज गिर गया है हमारा, गिर गया। तो यस, तो वापस लेटर बढ़ सकता है, मगर आपके लिए, ट्रम्प के लिए मौका अच्छा है तो कहना कि देखिए भैया, मैंने इंडो पाक वॉर सॉल्व कर दिया, मेरे कहने पर इन्होंने रशियन ऑयल भी कम करवा दिया, इसलिए मैं ट्रेड डील साइन कर रहा हूं। दोनों झूठ होंगे, मगर फिर भी कहने के लिए उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा कि रशियन ऑयल की खरीदारी देखो कम करा दिया इंडिया ने, तो इसलिए मैं ट्रेड डील साइन कर रहा हूं। अभी वो सच से झूठ है वो बात अलग है, पर उसको कहना है कि ऐसा कहना है कि मेरे कहने पर उन्होंने रशियन ऑयल कम करा दिया, अब इसलिए मैं ट्रेड डील भी साइन कर रहा हूँ। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, हो सकता है 19 को हो गया। हाँ, 2-3 दिन पहले एक उनका ट्वीट भी आया था कि काफी नीचे रेट पे डील करेंगे, और मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया। सब अपने तरफ से ही वो बोले जा रहे थे, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हाँ, हम रेट कम करके डील करने के फेवर में हैं। तो मुझे लगा कि जिसने मुझे ये बात बताई है, तो हो सकता है कि कुछ कुछ चल रहा हो और जल्दी हमको ये खबर सुनाई पड़े। तो लेट्स सी, पता नहीं, मतलब पिछली बार हमने बात किया था ना, बिहार इलेक्शन का हम्म। रिजल्ट तक तो सही नहीं होगा, वो सही निकला, इलेक्शन तक तो वो सही नहीं हुआ। वो तो सही निकला है। तो सर, क्या इसको ये माना जाए कि म्यूचुअल फंड मार्केट को गिरने नहीं देगा, ग्रोथ इसको चलने नहीं दे रही है, और नजरें ट्रेड डील पर है? नहीं, बिल्कुल। और मेरा मानना है कि देखिए, ये 26,000 का वही कुछ मीनिंग है कि इट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन डीआई बाइंग एंड एफआईएस सेलिंग, राइट? वो इसलिए वो 26,000 के आसपास ही घूम रही है, और 26,500 है ना लाइफ टाइम हाई। 26,241। 241, ओके। तो वो पार करना मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज जैसे मैंने कहा डीआईएस का खरीदारी बढ़ेगा अगले 1.5 महीने के लिए, तो वो पार हो सकता है। द बिकॉज डीआईएस भी ज्यादातर लार्ज कैप भी खरीद रहे हैं दिस पॉइंट इन टाइम, ओके। तो हो सकता है, मगर क्या है कि अर्निंग सीजन में मैंने देखा कि मिड कैप्स हैव बीन द बेस्ट परफॉर्मर्स, तो इसीलिए निफ्टी इंडेक्स का बढ़ने के लिए ना
एक चीज है कि मिड कैप्स में ज्यादा पैसा डालेंगे तो निफ्टी की बढ़त भी उतनी तेजी से नहीं होगी। अगर आप खाली निफ्टी को देखकर मार्केट को डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें डोंट गेट वर्कड अप टू मच कि वो 26,500 क्रॉस होगा नहीं होगा, मगर बिकॉज डोमेस्टिक फंड मैनेजर के हाथ में है नियर टर्म मार्केट मूवमेंट का। तो वो बिकॉज द अर्निंग्स हैज बीन बेटर इन मिड कैप, मेरे ख्याल में ज्यादा मिड कैप में पैसा डालेंगे तो वो सपोर्ट ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट मार्केट को होगा। और बैंकिंग में ठीक है, निफ्टी के लिए ड्राइव करने वाले दो दिग्गज होते हैं, तीन दिग्गज होते हैं। एक होता है बैंकिंग स्टॉक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स और प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी, क्योंकि पीएसयू में बहुत कम है और पीएसयू बैंक्स में से। सेकंड होता है आपको आईटी और थर्ड होता है एनर्जी, दिस इज मेनली रिलायंस, राइट। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर इन चीजों के ऊपर कितना खरीदारी करेंगे उसके ऊपर है आपकी निफ्टी लाइटम है पहुंचेगी कि नहीं। खरीदारी करेंगे बट इन तीन सेक्टर में खरीदेंगे तभी आप निफ्टी पार करेगी, बिकॉज दीज आर द दिग्गज वेट्स इन द निफ्टी। सो वो फंड मैनेजर के हाथ में है और पीएसयू बैंक्स में ज्यादा रुझान देख रहे हैं और उसमें ज्यादा आपको निफ्टी में नहीं है, निफ्टी में नहीं है। There are more private sector banks in the Nifty. तो मेरा मानना है कि निफ्टी will be इधर उधर same way only, but you might see a better performance in the mid cap and the small cap little bit. But जब एफआईएस वापस आएंगे तब आपको वो एक फ्लो होगा। एफआईएस लार्ज कैप खरीदेंगे, फंड मैनेजर्स लार्ज कैप को उनको बेचकर उस पैसे को डाइवर्ट करेंगे मिड कैप में, ऐसी एक ट्रेल आपको जाएगी। चलती रहेगी। तो मार्केट में स्पेशल 26 चल रहा है इस समय कि वो उसको क्रॉस ही नहीं कर रहा है। ये वाला सर अच्छा है ये कि म्यूचुअल फंड वाले गिरने नहीं देंगे और ग्रोथ चलने नहीं दे रही है। अब देखते क्या होगा, एक एक्स फैक्टर चाहिए। करेक्ट। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था और वेरी लॉजिकल कि एक एक डेटा पॉइंट से आप समझिए कि क्यों मार्केट में क्या हो रहा है और नेक्स्ट क्या होने वाला। तो ये बहुत ही लॉजिकल है कि मिड कैप में एक बड़ी अच्छी संभावना आपके लिए बन रही है और वो डी डे होगा जिस दिन ट्रेड डील साइन होगी, फिर आप पकड़ नहीं पाओगे। सो पोजीशन योरसेल्फ बिफोर हैंड, क्योंकि आज नहीं कल तो डील होनी ही है। 19 तारीख की जो बात मैंने कही है उसको बिल्कुल मत मानिएगा क्योंकि कोई गारंटी नहीं इसकी, लेकिन किसी ने मुझे बहुत जिसको मैं बहुत जानकार मानता हूँ उसने मेरे को बोला कि यू शुड होप फॉर 19th। तो लेट्स सी होती कि नहीं होती, उम्मीद रखनी चाहिए। सर थैंक यू सो मच और बहुत मजा आया और एकदम पावर पैक्ड शो है, तो देखिएगा आप लोग। और हम लोग नेक्स्ट वीक ही, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो उस पर देखेंगे, उसके बाद फिर अगले शुक्रवार को फिर से डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में क्या क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।